आवाज अड्डा। करीब 80 घंटों बाद पठानकोट का एयरबेस सुरक्षित घोषित कर दिया गया है। इन 80 घंटों में 7 सैनिक शहीद हुए हैं, 20 से ज्यादा जवान घायल हुए हैं। एयरबेस पर आतंकवादी हमले में भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने बहादुरी दिखाई है, लेकिन क्या सरकार से जो कमांड मिले उनमें खामियां थी? क्या पूरे सिस्टम में कमियां हैं? इन कमियों को आज रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी माना, लेकिन अब भी कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। मसलन जो पंजाब पुलिस के एसपी आतंकवादियों से अगवा हुए थे, वो आज अचानक इतने दिनों के बाद मीडिया के सामने कहां से आ गए? एसपी साहब और उनके ड्राइवर की कहानियां अलग अलग क्यों हैं? क्या ऑपरेशन में सेना को प्रमुखता नहीं देने का फैसला महंगा पड़ा? और अब बड़ा सवाल, नवाज शरीफ के प्रधानमंत्री मोदी को 15 मिनट के फोन कॉल में दिए गए आश्वासन पर कितना भरोसा करना चाहिए? इस सब पर चर्चा हम कर रहे हैं और आज हमारे खास चर्चा में जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता अमन सिन्हा, कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल हमारे साथ हैं, पूर्व डिप्लोमेट केसी सिंह, सामरिक विश्लेषक सुशांत सरीन, रिटायर्ड मेजर जनरल अशोक के मेहता साहब, रक्षा विश्लेषक हमारे साथ हैं और लेफ्टिनेंट जनरल राज कदायन, पूर्व रॉ अधिकारी RSN सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आप सबका और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। सुशांत सरीन जी, आपने अगर मनोहर पर्रिकर की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सुनी होगी, उन्होंने बार बार ये माना और बार बार उनसे पूछा भी गया कि इस पूरी स्टोरी में, इस पूरी कहानी में बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। एक जो चीज समझ में नहीं आ रही खास तौर पर है जो गुरदासपुर के एसपी है, उनका एंगल क्या अभी तक क्लियर हुआ है? मेरे ख्याल ये चीजें कुछ समय लगेगा इनको क्लियर होने में। मेरे ख्याल अभी तक तो जो ज्यादा ऑक्यूपेशन थी फोर्सेस की भी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की भी, वो ये थी कि इस हमले को विफल करके मॉप अप ऑपरेशंस कंप्लीट किए जाएं। मेरे ख्याल इसकी इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए और उम्मीद यही है कि सरकार इसको पर्दे के पीछे छुपाने की कोशिश नहीं करेगी। जो भी सत्य है और जो भी तथ्य है वो बाहर निकल करके आएगा, क्योंकि अगर आप इसको कारपेट के नीचे स्वीप करने की कोशिश करेंगे तो फिर बार बार हम वही जो गलतियां होती हैं उनको बार बार दोहराएंगे और उम्मीद यही है कि ये सरकार एटलीस्ट ये नहीं होने देगी। दूसरी चीज ये है कि अकाउंटेबिलिटी तो जरूर होनी चाहिए, जहां जहां पर चूक है वो भी प्लग अप होना चाहिए और हमको ये भी मान लेना चाहिए कि आप जो भी व्यवस्था बनाएंगे वो बेहतर से बेहतर हो सकती है और जब भी आपके ऊपर कोई हमला होगा तो जरूर कुछ ना कुछ खामियां नजर आएंगी जिनको आपको आगे के लिए प्लग करना पड़ेगा। हमारी प्रॉब्लम ये रहती है कि अभी तो जैसे आपके प्रोग्राम्स में भी और हम लोग भी इस पर बहुत ढोल बजा रहे हैं और इस पर बहुत सवाल पूछ रहे हैं, एक हफ्ते के बाद शायद हम ये सब कुछ करना छोड़ देंगे। मेरे ख्याल वो परसिस्टेंस शायद मीडिया को भी दिखानी चाहिए, विश्लेषकों को भी दिखानी चाहिए और सबसे ज्यादा सरकार को दिखानी चाहिए ताकि ये चीज छुपे ना। आप एक हफ्ते की बात कर रहे हैं, अब सामने आया है कि जुलाई 2015 में यानी पिछले साल दीनानगर में फिर से इसी तरह का एक पूरा ऑपरेशन किया गया था, कोशिश की गई थी और कुछ महीने बाद फिर से ऐसा होता है और कोई खास सीख नहीं आई है। अब मेजर जनरल अशोक मेहता, हम यहां पर देख रहे हैं कितनी बहादुरी हमारे सैनिकों ने दिखाई है, हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने दिखाई है, लेकिन जो सवाल हम उठा रहे ये है कि कहां पर ये ऑपरेशन गड़बड़ाया गया है और कैसे पूरी चीजें और आसानी से कर दी जा सकती थी। देखिए, मुझे ये कहना पड़ेगा कि हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म के जो तरीके हैं उसमें हम अभी तक सीख नहीं पाए पूरे तरीके से और ये इसके बावजूद कि आप जुलाई 2015 की बात कर रही हैं, हमारे देश में 1990 से अगर आप हिसाब लगाएं तो हर 3 या 4 महीने के अंदर एक आतंकवादी हमला हुआ है और बड़े बड़े हमले, पार्लियामेंट के हमले हुए हैं, मुंबई का हुआ है और मुंबई में तो बहुत ऐसे आतंकवादी हमले हुए हैं और मैं समझता हूं कि मुंबई सबसे जिसको कह सकते हैं द सिटी which has borne the biggest brunt of terrorism.
अब इसके बावजूद और इतनी इंक्वायरीज हो, पार्लियामेंट के बाद इंक्वायरी हुई थी, कारगिल के बाद इंक्वायरी हुई थी, मुंबई के बाद इंक्वायरी हुई थी, हर एक हादसे के बाद इंक्वायरी। इसमें थोड़े हम डिटेल में चले जाएं। नहीं, मुझे नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हम सीखते नहीं हैं कुछ, क्योंकि जैसे पहले प्रवक्ता बोल रहे थे कि ये अभी खत्म हो गया और उसको हम भूल जाते हैं। आप मुंबई का आप जो 26/11 हुआ था, उसमें अकाउंटेबिलिटी का कोई सवाल नहीं है। लोगों को प्रमोशन दे दिया गया था। और अगर ऐसी हालत है तो जो पठानकोट में हुआ है, जो मुंबई के दर्जे में पहुंचता है, क्योंकि इसमें इंटेलिजेंस का बहुत लैप्स है, इसमें ऑपरेशनल लैप्स है, इसमें कमांड और कंट्रोल का लैप्स है। इंटेलिजेंस तो थी, उपलब्ध थी इंटेलिजेंस। 12 और 24 घंटे पहले तक पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। आप पूरे इवेंट को देखिए। वो लैप्स का मतलब है गलती थी जी। इंटेलिजेंस थी, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाए। मैं वही बात कर रहा हूं कि 4 चीजें, इंटेलिजेंस, ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन, तीसरा कमांड एंड कंट्रोल, चौथा सिलेक्शन ऑफ फोर्स। हमने गलत, हमको जो दस्ते इस्तेमाल करने चाहिए थे, हमने वो इस्तेमाल नहीं किए। इन्फेंट्री के दस्ते पठानकोट में वहां मौजूद थे, लेकिन हमने डीएससी और एनएसजी का काम नहीं है काउंटर टेररिज्म। एनएसजी एक स्पेशलिस्ट फोर्स है, और इसलिए, और आखिर में अगर आप देखें 5वीं बात, तो इसका ओवरऑल पॉलिटिकल कंट्रोल किसका है? कभी होम मिनिस्टर बोलते हैं, कभी रक्षा मंत्री बोलते हैं, और जो आदमी इसका दारोमदार है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो बैक स्टेज पर है। तो कौन है इसका पॉलिटिकल इंचार्ज? बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने रखे हैं। जाए तो मेहता साहब, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने पॉइंट्स रखे हैं। उस पर हम दूसरे पैनलिस्ट की भी राय ले लेते हैं। और जो पॉइंट इन्होंने रखा है लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान साहब, कि सही फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया था, गरुड़ या डीएससी या एनएसजी को वहां पर सबसे पहले नहीं पहुंचाना चाहिए था। इससे आप सहमत हैं? देखिए, इस ऑपरेशन में जो गलतियां हुई हैं, एक तो इंटेलिजेंस के ऊपर फॉलो अप एक्शन नहीं हुआ, वो सबसे बड़ी गलती है। आमतौर पर जब भी टेररिस्ट अटैक होता है, उसकी रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलना तकरीबन नामुमकिन होता है। इस बार ये तो एक गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी थी। हम एसपी साहब पे सवाल उठाएंगे, उनका आचरण भी शायद उसमें कुछ कमियां हैं जिस पे इन्वेस्टिगेशन उसको सामने लाएंगी, लेकिन उन्होंने सूचना पुलिस स्टेशन को दी थी। पुलिस ने इसको उस गंभीरता से नहीं लिया जो लेना चाहिए था। अगर वो हो जाता तो शायद जो डैमेज, कुछ हमारे शहीद इतने हुए हैं, उसमें कमी हो सकती थी। दूसरी बात, ये नहीं मैं कहूंगा कि हम कभी नहीं सुधरते या नहीं सुधरेंगे। हर ऑपरेशन के बाद विश्लेषण होता है, कमियां दूर की जाती हैं, लेकिन किसी भी देश की तैयारी कभी भी परफेक्शन लेवल पर नहीं पहुंचती है। अमेरिका की भी नहीं पहुंची थी। 9/11 के बाद भी 2010 में उसी टाइम स्क्वायर में एक्सप्लोसिव फील्ड एक एसयूवी मिली थी। तो ये फ्रांस में भी यही हुआ था। कुछ दिन पहले वो मैगजीन पर अटैक हुआ था, कुछ दिन के बाद हुआ। तो ये हमें अपने आप को छोटा महसूस करने की जरूरत बिल्कुल नहीं। और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि किस तरह की ब्रेवरी के साथ इस पूरे सिचुएशन को डील किया गया, किस तरह से एनएसजी ने ब्रेवरी दिखाई, बीएसएफ ने, आर्म फोर्सेस ने, सबने ब्रेवरी दिखाई। लेकिन यहाँ ये अलग तरीके का केस क्यों है और क्यों हम इसके बारे में सवाल पूछ रहे हैं? केसी सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। एक तो ये एक एयरफोर्स बेस है, ये एक बहुत ही सुरक्षित जगह माना जाता है। 36 घंटे लगे इस ऑपरेशन में, कह रहे हैं हमारे रक्षा मंत्री। लेकिन इस ऑपरेशन के शुरू और अंत तक अभी तक कोमिंग चल रही है। पहले ही बताया जाता है कि 5 लोग मारे गए और ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद वो सारे ट्वीट्स हटाए जाते हैं।
क्या क्रेडिट लेने के लिए और उपलब्धि लेने के लिए भी हड़बड़ी चल रही थी? यहां पर केसी सिंह जी, जो सवाल जनरल मेहता ने उठाया है कि इसकी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां पर है? देखिए, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वही होती है जो पूरी सरकार की होती है या प्रधानमंत्री की, लेकिन इसमें क्योंकि कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी की मीटिंग कोई हमें नजर नहीं आई और इंस्ट्रक्शंस ऐसे लग रहा था कि एनएसए डोवल ने सारी दी हैं, तो प्रधानमंत्री के अपने दफ्तर से इंस्ट्रक्शंस जा रही थी। लेकिन उसमें जाने का कोई इस टाइम फायदा नहीं होगा, क्योंकि 2-3 चीजें हैं जिस पे ध्यान रखना चाहिए। एक तो 6 महीने पहले गुरदासपुर में जो अटैक हुआ था, वो घुसपैठिए भी इसी रास्ते से, इसी एरिया में, इसी रीजन में आए थे। तो ये पहली बार तो हुआ नहीं। तो पिछले 6 महीने में क्या क्या कदम लिए गए जो नहीं लिए गए, जिस कारण ये हो सका। दूसरा ये था कि मेरे को जो लगता है, उस टाइम मैं गुरदासपुर में था जब ये अटैक हुआ। फौज एक फंक्शन कर रही थी, 50 साल मना रही थी इसके 1965 की लड़ाई के। तो वो फौज मेरे को बता रहे थे कि उनके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स उन्होंने बना लिए हैं कि जब भी उनको पता चलता है कि घुसपैठिए आए या कोई किडनैप कर लिया या कोई गाड़ी ले ली, तो वो सारे यूनिट जो हैं वो एकदम चौकन्ने हो जाते हैं और एक्शन लेने को तैयार हो जाते हैं। पूछने वाली बात यह है कि पहले तो वहां से कैसे उसी जगह से दोबारा आए, दूसरा फौज को क्यों नहीं यूज किया गया, क्योंकि एनएसजी तो सिर्फ 100 आदमी थे। वो 100 आदमी 25-26 किलोमीटर की जो पेरीमीटर है एयरफील्ड की, उसको वो नहीं सील कर सकते थे। उन्होंने सिर्फ जहां हेलीकॉप्टर या फैमिलीज थी उनको बचा लिया। लेकिन अगर फौज को चौकन्ना किया जाता तो वहां पे काफी फौज अपनी तादाद में है, तो पूरे पैरामीटर को सील कर देते वो। तो ये शायद एक कमी रही। लेकिन तीसरी बात जो है कि कितना टाइम लगा नहीं लगा, इसमें शायद हमें नहीं जाना चाहिए। क्योंकि एक बार जब उनको सराउंड कर लिया, उसके बाद ये वहां जो कमांडर हैं वो ये सोच समझ के, हो सकता है उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो कि ये ना हो कि सारे मर जाएं। अगर एक जीता जागता आपको आतंकवादी मिल जाए, उसका अपना मतलब है, क्योंकि फिर हम उसकी इंटेरोगेशन कर सकते हैं। तो इसलिए इस समय पे हमें ये नहीं, इस चीज में नहीं जाना चाहिए कि कितना टाइम लगा। ये तो वो ही बता सकते हैं जो वहां पे जो कमांडेंट है उसका डिसीजन था। नहीं, आरएसएन सिंह साहब, हर ऐसे मेजर अटैक के बाद ये सवाल उठता है कि अलग अलग जो एजेंसियां हैं, चाहे वो राज्य की एजेंसियां या केंद्रीय एजेंसियां हैं, एनआईए है, इंटेलिजेंस है, ऑपरेशन है, उनके बीच में किस तरह से तालमेल बैठाया जाए और कैसे इंप्रूवमेंट किए जाए। मुंबई में 26/11 के हमलों के बाद भी ये सवाल उठे थे। क्या वो खामियां अभी भी हैं सिस्टम में जो इस बार साफ तौर पर दिखी है सामने? नहीं, मेरी राय बिल्कुल अलग है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज से 1.5 महीना पहले अखबारों में ये खुल की ये बात आ गई थी कि जैश-ए-मोहम्मद लश्कर-ए-तोयबा हिजबुल मुजाहिदीन के 30 आतंकवादी एक हैंडलर शौकत खान के नीचे, वो वहां पे सियालकोट के एरिया में उन्होंने कॉन्ग्रीगेट किया हुआ है और ये हाई वैल्यू टारगेट्स के लिए वो जा रहे हैं। और ये नेशनल 1 अल्फा, जिसको मैं टेरर हाईवे बोलता हूँ, उसमें वो कुछ ऐसी कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस बहुत पहले से था। जहां तक बाकी जो जितनी मल्टी एजेंसी की अगर आप बात करें, तो मैं किसी से का फॉल्ट फाइंडिंग नहीं कर सकता हूं। इंटेलिजेंस पुख्ता था, आपकी एनएसजी बिल्कुल सही काम की। वो अलग बात है, उनको एम्प्लॉय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, वो आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। गरुड़ वहाँ पे इंडियन आर्मी ने भी काफी अच्छा काम किया है यहाँ पे, वो खुल के आएगी अभी एक दो दिन में। तो ये देखिए, पूरी जो हमारा जो रिएक्शन था इंटेलिजेंस के ऊपर में, वो उसने ऑलमोस्ट डिटर और डिफीट कर दिया था ये इस एक्शन को। और मैं बता दूं, बहुत ही बड़ा सिनिस्टर प्लान था। लेकिन इस पूरे एपरेटस में जब ये डिटर और बिल्कुल डिफीट होने के कगार पे था, तो एक ये एसएसपी ने उसमें एक होल पंच किया। और अगर आप देखें कि अगर वो चीज निकाल दें तो ये कभी भी नहीं हो सकता था। और देखिए, मैं अपने सूत्रों से आपको बता रहा हूं कि, और मैं उस एरिया में ऑपरेट किया हूं, ये बिल्कुल उसी एरिया में मैं वहां के पूरे फेंसिंग को जानता हूं, वहां के पूरे मैं ज्योग्राफी को जानता हूं, टेरेन को जानता हूं। मैं आपको ये बता दूं
कि अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैज हैपेंड इज कि जिहादी टेररिज्म हैज गॉट नोटोरियसली मिक्स्ड विथ नार्को टेररिज्म इन पंजाब। दीनानगर में पुलिस का रोल बहुत सस्पिशियस था, लेकिन हमने बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया था। बट लेट मी स्टिक माई नेक आउट। आज देखिए कुछ चंद सवाल कि ये एसएसपी जो जिसका कि अभी तक इंटरोगेशन चलता रहना चाहिए था और आप खुल के आएंगी, दिस केस विल बी क्रैक्ड वेरी सून। आज वो तमाम चैनलों को इंटरव्यू दे रहा है। यही आप पूछ रहे हैं कहाँ से आप दूसरी बात 3 दिन बाद जी। दूसरी बात ये भी बहुत अच्छा हुआ, आप उसने जो 5, 7, 10 चैनलों को उसने इंटरव्यू दिया है, आप यू विल बी सरप्राइज्ड एट द इनकंसिस्टेंसीज। तो देखिए प्रॉक्सी वॉर के 2 हिस्से होते हैं, एक जहां से ओरिजिनेट होता है दैट इज ऑफ कोर्स पाकिस्तान, बट मैंने इंडिया जितना रिस्पेक्टेबिलिटी प्रॉक्सीज को मिलते हुए नहीं देखा है, और वो प्रॉक्सीज कई रूप में आते हैं यहां पर। और ये मैं आपको बता दूं 26 से 11 को भी फैसिलिटेट किया गया था और इसको भी अंदर से फैसिलिटेट किया गया है। आप पाकिस्तान के साथ जो करना चाहते हो करो, दैट कंट्री डजंट डिजर्व टू एग्जिस्ट इफ यू आस्क मी, बट प्लीज हैंड योर प्रॉक्सीज the way Pakistan has had 226 people. You cannot go unchecked under the veneer of respectability. और ये मैं किसके तरफ मैं बता साहब बहुत बड़े आपने खुलासे किए हैं, आपने बहुत बड़े खुलासे किए हैं, और उसमें से एक मैं पॉइंट उठाती हूं। और अमन सिन्हा जी और मीम अफजल को बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रवक्ता उनको आप जोड़ते हैं पूरी चर्चा में। हम चाह रहे थे कि सारे एक्सपर्ट्स पहले अपना व्यू रख रहे हैं। एक बात जो सिंह साहब ने कही है कि कहीं न कहीं पंजाब में आतंकवाद के साथ जो ड्रग मेनेस है, जो नशीली पदार्थों का ट्रेड होता है, वो मिक्सअप हो गया है, और वो सीधा सवाल उठा रहे पंजाब पुलिस के इस एसपी पर। अमन सिन्हा जी, कई सवाल आपने सुने हमारे पैनलिस्ट की ओर से, और खुद रक्षा मंत्री मान रहे कि खामियां हैं। क्या ये खामियों को अवॉइड नहीं किया जा सकता था? नहीं तमन्ना जी, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ी एक आतंकवादी साजिश थी हिंदुस्तान के खिलाफ, और इसको हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज ने, एनएसजी के कमांडोज हो, गरुड़ कमांडोज हो, आईएएफ पर्सोनल हो, आर्मी के पैराट्रूपर्स हो, सबने मिलके, पंजाब पुलिस हो, सबने मिलके जो है इसको सक्सेसफुली अंजाम दिया और इतने बड़े खतरे को टाला। इसके लिए वो सब लोगों को जितना उनकी सराहना की जाए वो कम है। और जैसा चैलेंजिंग वहां पे एक एटमॉस्फेयर था, क्योंकि काफी सिविलियन भी वहां पे क्राउड था, कई स्ट्रैटेजिक एसेट्स भी हैं, तो उन सबको बचाते हुए जिस तरह से पूरा ऑपरेशन किया गया, इसको हमारे सारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स एग्री करेंगे और कर भी रहे हैं कि ये एक सक्सेसफुल मिलिट्री सिक्योरिटी ऑपरेशन कहलाएगा, जितना बड़ा खतरा था उसको ध्यान में रखते हुए। जहां तक इसमें कई एस्पेक्ट्स हैं जहां आप कह रहे हैं कि कुछ खामियां रही, जो हमारे मित्र कह रहे थे, वहां पंजाब पुलिस के एसपी की बात कर रहे थे, एक एक करके लेते हैं, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और एनआईए इन सभी पहलुओं को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। वेग हो रहा है, इसलिए एक एक करके लेते हैं। अमन सिन्हा जी, नहीं वेग की कोई बात नहीं है, स्पेसिफिक बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस हो चुके हैं। अभी ये ऑपरेशन खत्म हुआ है, कॉम्बिंग ऑपरेशन, सही कह रहे हैं आप, लेकिन कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी कंक्लूड कर दीनानगर के सवाल, एनआईए को इन्वेस्टिगेशन आते हैं दीनानगर के सवाल पर कि जुलाई में एक ऐसा ही अटेम्प्ट किया गया। यहाँ केसी सिंह साहब ने सवाल उठाया कि फिर से उसी रूट कैसा इस्तेमाल हुआ, वो सील क्यों नहीं किया गया? यहाँ पर तो खामी है और ये खामी अवॉइड कर दी जा सकती थी। नहीं, अभी तो ये कैटेगोरिकली कहना कि वो किस रास्ते से आए, क्योंकि ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग तो आई नहीं है। दिस इज ऑल अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मुझे लगता है हम लोग उसको प्री जज ना करें और पहले अपने कंक्लूजन्स ना ड्रॉ करें। एनआईए इमीडिएटली जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका इन्वेस्टिगेशन एनआईए को दे दिया है। एनआईए पंजाब पुलिस के कोऑपरेशन के साथ इस सारे पहलुओं को इन्वेस्टिगेट करेगी और जहां जहां पे भी कोई खामियां रही हैं उन सबको दुरुस्त किया जाएगा। पर अगर आप लार्जर पिक्चर देखें तो इतनी बड़ी आतंकवादी साजिश थी पूरे देश के खिलाफ, कहीं बॉर्डर एरिया में जहां हमारे इतने इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक एसेट्स हैं, जहां हमारे आईएएफ के इतने पर्सोनल रहते हैं, सिविलियन पॉपुलेशन है उसी कैंपस में, उस सबको इतने अच्छे तरीके से उस ऑपरेशन को मुकम्मल किया गया और किसी को कोई क्षति हानि नहीं पहुंची। और जो हमारे ब्रेव जवान, जो हमारे वीर सैनिक जिन्होंने अपनी शहीदी दी, उन सभी लोगों को
मुझे लगता है कि हम लोगों को होमेज पे करना चाहिए, जो सब लोग कर भी रहे हैं। तो इसलिए मुझे ये नहीं लगता कि ये कहना चाहिए कि किसी तरह से देख रहा है। लेकिन मेरा आपसे अलग सवाल, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ और किसी तरह से ये कंस्ट्रू करना कि ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं है, वो गलत होगा। नहीं, कोई नहीं कह रहा ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन कुछ गंभीर सवाल उठ रहे हैं और उन सवाल को उठाना भी जरूरी है। सारे पहलुओं को एनआईए देखेगी और उस पे देखेगी, लेकिन आज ये सवाल सामने आ रहे हैं तो मीम अफजल साहब, एक सवाल है कि पंजाब पुलिस की क्या भूमिका रही है और स्टेट और सेंट्रल एजेंसी में किस तरह का तालमेल रहा। मीम अफजल साहब, देखिए, जहां तक पंजाब पुलिस का ताल्लुक है, उसकी कमी बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। जनरल साहब ने, कादियान साहब ने, सिंह साहब ने और हमारे जो पूर्व राजनीतिक हैं, ये सब बड़े तजर्बेकार लोग हैं। चारों की गुफ्तगू मैंने बड़े गौर से सुनी और चारों ने कमियों की तरफ इशारा किया है, जिससे एक बात बहुत खुले तौर पर स्पष्ट हो जाती है कि सरकार के दरमियान में, इंटेलिजेंस एजेंसीज के दरमियान में, सिक्योरिटी के डिप्लॉयमेंट में तालमेल जो है उसकी कमी थी और इस तालमेल की कमी की वजह से शायद ऑपरेशन इतनी देर से कामयाब हुआ। दूसरी अहम बात मैं ये कहूँगा कि ये एसपी पर जो सवाल उठाया गया है वो बड़ा अहम सवाल है। मैंने पहले दिन ही ये बात कही थी कि जब एसपी ने को जब उसकी गाड़ी हाईजैक की गई, उसके बाद तुरंत उसका कहना यह है कि उसने रिपोर्ट किया और रिपोर्ट को उसकी किसी ने सीरियसली नहीं लिया। दूसरी अहम बात, आज उस एसपी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि उसके दो साथियों को जख्मी कर दिया, उनको क्यों छोड़ दिया। जी, वही बात समझ में आती है कि उन्होंने किसी तरह ये साबित किया कि उनके काम के आदमी नहीं है, काम शहरी हैं, और उसकी कुछ दूसरी वजह भी हो सकती है। उसको तो इन्वेस्टिगेट करना ही चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने जिस टाइम भी इसको किया था, अभी जो पुलिस कमिश्नर ने आज ये बताया कि 3:कुछ पर उनको पहली बार इसकी जानकारी हुई। बड़े शर्म की बात है कि अगर एसपी ने आफ्टरनून में ये बात कह दी थी तो 3:कुछ पर उनको जानकारी कैसे हुई। यह हमला जब हुआ उसी से पहले उनको जरा सी जानकारी हुई। तो ये बहुत ज्यादा लूप होल्स हैं इसके अंदर। इंक्वायरी अगर ऑर्डर हो भी गई है, कितनी चीजें बाहर आएंगी कितनी नहीं आएंगी मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि हम लोग आज ये डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें क्या कमी थी और ऐसा क्यों हुआ। हम इसका फॉलो आउट नहीं देखना चाह रहे, उस पर ज्यादा गौर नहीं कर रहे। अमन सिन्हा जी जाहिर है उस पर ज्यादा अच्छी रोशनी डालेंगे कि हुआ क्यों, हमने तजर्बा से क्या सीखा। 18-19 महीने के अंदर मौजूदा सरकार ने कम से कम 3-4 मौकों पर पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाया और उसके बाद हाथ खींच लिया। पाकिस्तान ने हमारी शर्तों को नहीं माना और हमने हाथ खींच लिया और हमने कह दिया हम बात इस बात पर हम आएंगे डिटेल में कि पाकिस्तान से क्या रिश्ते। नहीं, बिल्कुल मीम अफजल साहब, और ये पार्ट हम उठाएंगे सामने, लेकिन अभी फिलहाल इस सेक्शन में हम ऑपरेशन पर फोकस करें, आगे डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर आएंगे। जी अमन सिन्हा जी, ऑपरेशन की बात हम कर रहे हैं, आगे हम बात करेंगे नवाज शरीफ जी की 15 मिनट के फोन कॉल पर। जी पहले और कई जो इस तरह के क्रॉस बॉर्डर, हाँ बस ब्रीफली मैं एक पॉइंट कह रहा हूँ, बाकी मुद्दों पे अलग से चर्चा होगी, कि जो क्रॉस बॉर्डर इस तरह के टेररिज्म के जो एक्ट्स हैं, पहले भी कई बार इसी सरकार ने उसको फॉइल किया। आपको याद होगा एक टेरर बोट आ रही थी, एक और हाई सीज में इसी तरह का हमला करने की कोशिश की गई थी। बिल्कुल, उन सबको इट वाज निप्ड इन द बड, उसी समय उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। और ऑब्वियसली अगर कहीं कुछ खामियां रही हैं, उन सभी चीजों को देखा जाएगा। एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रही है और गवर्नमेंट उस पर एक्ट करेगी। पर यह कहना जरूर सही होगा कि ज्यादातर ऐसे जो भी इस तरह की हिमाकत किसी ने करने की कोशिश की है, तो सरकार और हमारी सुरक्षा एजेंसियां जो हैं, उन्होंने उसको उसी समय न्यूट्रलाइज किया है। और अगर कोई क्रॉस बॉर्डर आ गया है तभी इमीडिएटली उसको पकड़ा गया है या उन लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दूसरी जो चीजें हुई उनको भी फॉइल किया गया अमन सिन्हा जी, लेकिन बार बार एक टेंडेंसी नजर आती है कि बहुत ही जल्दी इसके लिए हम क्रेडिट ले लें, हम ट्वीट कर लें। थोड़ा कंफ्यूजन होता है। क्रेडिट लेने की कोई बात नहीं है, कि इस पूरे बात ये है जो चला रहा है। एक फैक्चुअल बात मैं कह रहा हूं, अगर कोई इस तरह का ब्लैंकेट स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहा है कि ऐसा हो गया, इस सरकार ने कभी हाथ बढ़ाया कभी खींच लिया
और ये इंटेलिजेंस फेलियर है। मैं तो बस आपको जो रियलिस्टिक फैक्चुअल पोजीशन है वो बता रहा हूँ कि इस सरकार ने कई ऐसे हमले और मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी सुरक्षा एजेंसियों की बात कर रहा हूँ कि पिछले 18 महीनों में अगर कोई इस तरह का हमला हुआ तो ज्यादातर समय जो है उसको उसी समय न्यूट्रलाइज कर दिया गया। हमारे या हाई सीज में हुआ या बॉर्डर पे हुआ, लेकिन सभी अटेम्प्ट को फॉइल कर दिया गया और जहां पे कोई अंदर घुसा या तो उसको टर्मिनेट कर दिया गया, न्यूट्रलाइज कर दिया गया। क्योंकि जो कैजुअलिटीज हुई हैं क्या वो अवॉइड हो सकती थी अगर ऑपरेशन ज्यादा एक प्रॉपर वे में होता या जो खामियां हैं वो नहीं होती, क्या ये कैजुअलिटीज अवॉइड हो सकती थी? ये मूल सवाल है, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद, जाएगा नहीं। पठानकोट ऑपरेशन में कहां चूक हुई है और कितना खामियाजा भरना पड़ा है भारत को और हमारे शहीदों को, इस पर हम खास चर्चा कर रहे हैं। अब मेजर जनरल अशोक मेहता, आप एक पॉइंट रेज कर रहे थे और हमने ब्रेक के पहले बात की कि ऑपरेशन में किस तरह की खामियां हैं। आपने भी सवाल उठाया था कि पॉलिटिकल लीडरशिप कहां से हो रही थी इस पूरे ऑपरेशन की। जी मेहता साहब। जी मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ये एक बहुत सुनहरा मौका था जब ये हमारे पास एडवांस इंटेलिजेंस 1 महीना पहले या 24 घंटे पहले हमारे पास एडवांस इंटेलिजेंस थी और यदि हम एसओपी के मुताबिक और हमारा पूरा तालमेल होता तो ये जो आतंकवादी थे 6 आतंकवादी इनमें से कईयों को हमने जिंदा पकड़ना था और ये एयरफोर्स बेस के अंदर नहीं जा पाना चाहिए था, लेकिन हमने ये मौका गवा दिया और उसकी जगह पर हमने अपने 7 जवान खो दिए और 20 घायल हो गए। तो ये तो बहुत शानदार काम किया, ये तो ठीक है, लेकिन शानदार काम किया लेकिन इससे बेहतर हो सकता था, खासकर जब मौका था। ऐसा सुनहरा मौका हमको नहीं मिला इंटेलिजेंस का, हमारे पास एक्शनेबल इंटेलिजेंस था। लेकिन जहां तक आपका दूसरा सवाल है पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में, इंटरनल सिक्योरिटी होम मिनिस्टर का डिपार्टमेंट है। जो अगर इसका जो आप कार्रवाई देखें तो शुरू में हमारे गृह मंत्री ने ट्वीट किया था सैटरडे को 6:50 शाम को कि बहुत शानदार काम किया और ये ऑपरेशन का अंजाम हो गया। जी। अब मुझे समझ नहीं आता कि एक तो वो मुंह तोड़ जवाब बोलते हैं, दूसरा उनके डिप्टी मिनिस्टर बिफिटिंग रिप्लाई बोलते हैं। तो मुझे समझ नहीं आया कि हमने मुंह तोड़ जवाब कहाँ दिया और बिफिटिंग रिप्लाई कहाँ दी, वो पहला सवाल उठता है। जी। और इसमें आज आपने देखा कि डिफेंस मिनिस्टर पहुंचे हुए थे एयरबेस में और वो ब्रीफिंग कर रहे थे और इसका बैक स्टेज पर पीएमओ इसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पूरा हिदायत दे रहे हैं। तो इन 3 चीजों अब कौन इंचार्ज है इसका? अब कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी मिली नहीं, एनएससी की मीटिंग आपने करवा दी, तो ये कुछ गड़बड़ है इसमें। जी अमन सिन्हा जी, आप जवाब देना चाहेंगे? नहीं, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। हमारे मित्र बहुत रिस्पेक्टेड डिफेंस एनालिस्ट है, मैं उस पर कुछ ज्यादा नहीं कहना चाह रहा, पर जब ऑपरेशन पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, स्पेशली हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज और जो वहां पे जो जवान जो लगे थे ऑपरेशन को अंजाम देने में, और उसके साथ जो गवर्नमेंट का भी कोऑर्डिनेशन रहा, मुझे लगता है उसको सराहना ही की जा सकती है। और जो इस तरह की स्पेकुलेटिव और ये जो चर्चा जो कई बार पत्र पत्रिकाओं और न्यूज़पेपर में होती है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। नहीं, सक्सेसफुल ऑपरेशन और कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था। ये जो चर्चा हो रही है वो बहुत ही रिस्पेक्टेड और बहुत ही
एक्सपीरियंस मैं लोग आपकी चर्चा की बात नहीं कर रहा हूँ जी। मैं कह रहा हूँ कई बार न्यूज़पेपर में जो इस तरह के जो स्पेकुलेटिव ये मैं इन्होंने बोला इन्होंने नहीं बोला, ये कोऑर्डिनेटेड एक्शन था। सारी एजेंसीज और जितने भी मंत्रालय हैं उन्होंने कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम किया, सब इक्वल स्टेक होल्डर्स हैं। और उसके बाद इसीलिए आपने देखा कि ये ऑपरेशन इतना सक्सेसफुल इसको अंजाम दिया गया। मुझे लगता है कि इस पे इस तरह की बात को अब उठाना जो है इसका कोई औचित्य भी नहीं है और ये एकदम निरर्थक है कि किसी भी तरह का कोई गवर्नमेंट के एंड पे सरकार के एंड पे जी, क्योंकि जाने गई है क्लैरिटी की जाने गई है। अब ये पता नहीं चल रहा है कि जो पंजाब पुलिस के एसपी है उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे एक बॉर्डर सील नहीं हुआ है, उसमें से आतंकवादी घुसे हैं, एक एयरबेस में घुसे हैं, 3 दिन तक उनको ढूंढा गया है। जी सुशांत सरीन, आप ऐड करना चाह रहे थे इसमें? तभी तो इंटेलिजेंस कहना, तभी तो एनआईए को इन्वेस्टिगेशन दिया गया है और जितने इस तरह के अगर कोई गैप्स और लूप होल्स हैं वो सब कंक्लूड करेगा और उस पर गवर्नमेंट एक्ट करेगी। ओके जी सुशांत। मैं 3-4 चीजें कहना चाह रहा था। पहली बात तो ये है कि अभी जनरल मेहता साहब कह रहे थे कि जिंदा पकड़ लेते हैं। आपने जब जिंदा पकड़ा भी है किसी को, फॉर एग्जाम्पल उधमपुर में आपने पकड़ लिया, तो फिर हमने कौन से झंडे गाड़ लिए पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम में? ये एक सवाल उठता है क्योंकि पाकिस्तान अगर डिनायल में मोड में रहेगा तो उसका कोई फायदा होगा नहीं। आपको आप पकड़ भी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहेंगे कि आपने जो नॉर्मल उनका नैरेटिव है वो एक अपनी जगह बात है। दूसरी चीज ये कि ये जो हम सारे के सारे कीड़े निकाल रहे हैं कि हमारे पास इंटेलिजेंस थी 1 महीना पहले थी, 2 महीना पहले, 6 महीना पहले, फैक्ट ऑफ द मैटर इज हमारे को नहीं पता कि क्या इंटेलिजेंस थी, किस लेवल की थी, और हम में से किसी को भी शायद नहीं पता ये। और ये चीजें सारी की सारी, और मेरी उम्मीद तभी सरकार से ये है कि हमारे पास ये चीजें एक प्रॉपर इंक्वायरी अगर होगी तो हमारे पास पता लगेगा। अभी ये हो रहा है कि हर आदमी छोटी छोटी टुकड़ों में खबरें मिल रही हैं और फिर हम वी आर ट्राइंग टू स्टिच अ कोट अराउंड अ बटन। सो फ्रैंकली हम लोग वी आर लाइक ब्लाइंड मैन इन अ रूम एंड वी आर ट्राइंग टू फील अराउंड कि हुआ क्या एग्जैक्टली। ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। नहीं होगी। अभी देखिए ये समय नहीं। अब फॉर एग्जांपल हम कीड़े निकाल रहे हैं कि एनएसजी को क्यों भेजा गया। अगर सपोजिंग एनएसजी को इसलिए भेजा गया होगा, और ये शायद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बेहतर बता पाएंगे, और मुझे नहीं लगता कि हम जितने लोग यहां पर बैठे हैं उनसे ज्यादा शायद उनका एक्सपीरियंस है इस तरह के मामलों को डील करने का। मैं कल इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। दूसरी चीज ये है कि अगर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को भेजा गया वहां पर तो शायद उसका मतलब, और मैं यहां पर स्पेकुलेट कर रहा हूं जैसे बाकी सारे लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं, उसका मतलब यह भी हो सकता था कि अगर वो किसी ऐसी जगह में घुस करके बैठे हों या वहां पर कोई होस्टेज की सिचुएशन हो जाए या वो किसी बिल्डिंग में घुस जाए जहां पर एनएसजी की अपनी कैपेबिलिटीज हैं, तो फिर आपको दोबारा से दिल्ली से वहां पर किसी को फ्लाई नहीं करना पड़ेगा। वो वहां पर मौजूद होंगे और वहां पर एक्शन लेने को तैयार होंगे। अब उनकी क्या कैलकुलेशंस थी, वो क्या सोच रहे थे, कहां कहां पर खामियां रही, आई एम श्योर के खामियां रही। अब जैसे बात हो रही है कि वो लोग उसी रास्ते से आए, हमको नहीं पता कि वो उस रास्ते से आए। आपने सवाल उठाया था एनएसजी के डिप्लॉयमेंट का, आपने सवाल उठाया था एनएसजी के डिप्लॉयमेंट का। सुशांत सरीन कह रहे हैं कि उसके पीछे भी एक थॉट प्रोसेस होगी। अब रेट्रोस्पेक्ट में हम नहीं सोच सकते कि ये सही था, ये गलत था। देखिए, मैं पहले तो ये बता दूं कि मैं एनएसजी का फाउंडिंग मेंबर हूं। मैं पहले 3 साल उनका चीफ इंस्ट्रक्टर था। ये जो मानेसर का कॉम्प्लेक्स हम लोगों ने लेआउट किया था वो एक बहुत ऊंचे दर्जे की क्वालिफाइड फोर्स है, लेकिन उसका रोल क्या है? एनएसजी के आमतौर पर 2 मोटे मोटे रोल है, एक एंटी हाईजैकिंग, दूसरा एंटी हॉस्टेज रोल। वो उनकी काबिलियत, उनकी एक्सपर्टीज, उनकी वेपनरी इस बात के लिए डिजाइंड है कि वो एक पिन पॉइंट छोटे टारगेट में इंटरवेंशन करें। बॉम्बे अटैक में आपको याद होगा जब वो पारसी होम में टेररिस्ट छुपे हुए थे तो ऊपर हेलीकॉप्टर से स्लीदर करके आए थे, वो एनएसजी के कमांडो थे। वो उनकी सही टास्क है। उनको ये क्लासिकल अटैक नहीं था। क्लासिकल टेरर अटैक होता है जहां आप भीड़ की जगह में जाके अंधाधुंध फायर करते, जैसा बॉम्बे में हुआ था, ताकि मास कैजुअलिटी हो, टेरर फैले, खौफ फैले। ये हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर हमला था। ये एक पिन पॉइंट तो नहीं, बड़ी टारगेट थी, लेकिन ये एक एयर बेस पर हमला था। उस एयर बेस के बिल्कुल नजदीक आर्मी इतनी बैठी हुई
तो हमको रूल बुक छोड़ के पहले कौन जाना चाहिए, दूसरा लेयर कौन सा होना चाहिए, एनएसजी में अपने रोल के लिए बिल्कुल उन्होंने 2 बार गोल्डन टेम्पल में भी जब मिलिटेंसी आई थी, ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1 और 2, हम खुद उसमें शामिल थे और कामयाबी से किया था, वो उनका रोल है। तो इस पर कुल मिला के अलग अलग राय है कि किस तरह से ऑपरेशन आगे बढ़ाया गया, क्या डीएससी मैं 1 मिनट मैं खत्म कर दूं 1 मिनट। ओके, ये सही होता कि पहले आर्मी को बोला जाता कि आपके नजदीक ये हमला आ रहा है या आ चुका है, आप इसको संभालें, आर्मी सब कुछ संभाल लेती। अभी ये आप वहाँ 4 हम मेडले बना देते हैं, वहाँ गरुड़ कमांडोज भी हैं, एनएसजी भी है, आर्मी भी है, पंजाब पुलिस भी है, और बीएसएफ भी होगी। कुछ खामियां रही हैं, ये खामी है, ये रक्षा मंत्री भी मान रहे हैं, गुरदासपुर में भी थी, ये खामी रही है। वो कह रहे हैं कि एक इंस्टेंस में उन्होंने कहा कि बैड लक रहा, बैड टाइमिंग रही। तो टाइमिंग को कैसे सुधारा जा सकता है, तो ये तो बड़ा सवाल है। लेकिन आगे हम बात करेंगे उस 15 मिनट के फोन कॉल की जो नवाज शरीफ ने जब फोन मिलाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उसमें नरेंद्र मोदी ने बहुत ही सख्त रवैये में उनसे कहा कि हमें एक्शन चाहिए इस पर। लेकिन कितना विश्वास किया जाए नवाज शरीफ पर, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। पठानकोट में आतंकवादी हमले के बाद एक ऐसी चीज हुई है भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बीच में जो शायद पहले नहीं दिखी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने खुद फोन किया प्रधानमंत्री मोदी को, और इस बार पाकिस्तान से ऐसी आवाजें नहीं आ रही जो आमतौर पर आती, जो होती है कि ये हमारे से कोई लेना देना नहीं है, आप हम पर क्यों उंगली उठा रहे हो। उलट पाकिस्तान कह रहा है कि हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे, जो आपने इनपुट्स दिए हैं, वॉइस सैंपल्स एक्सेट्रा, उस पर हम काम करेंगे। क्या ये एक नया स्टेप है, क्या ये बड़ा बदलाव है, ये अब हम जानने की कोशिश करेंगे। केसी सिंह साहब, आपके मुताबिक एक नया अवतार नजर आ रहा है, नए तेवर हैं पाकिस्तान की तरफ से? देखिए, इसको टेस्ट करना पड़ेगा, और टेस्ट करने के लिए क्योंकि विदेश सचिव फॉरेन सेक्रेटरी की मीटिंग 15 तारीख को होनी है, उसको स्थगित कर देना चाहिए, उसको पोस्टपोन कर देना चाहिए। एनएससी की मीटिंग जो अगले महीने होनी थी उसको पहले कर देना चाहिए। तो उनको जो हम मटेरियल अभी हमने दिया है और जल्दी से जितना इकट्ठा कर सकते हैं, ये ना हो कि एनआईए 1 महीना लगा दे। अगले 5-4 दिन में ये कोई इंक्वायरी फिनिश करने की जरूरत नहीं है। जो मसाला हमें मिल रहा है और संकेत जिससे मिलते हैं कि पाकिस्तान के साथ क्या लिंक है, टेलीफोन कॉल हुई, कौन से नंबर पे हुई, कौन था वहां पे वो आदमी, सो ऐसे 5-10 सवालात जो मेरा ख्याल है शायद भेज दिए हैं हमारे एनएस ने, उनके एनएसए ने, वो भेजने के बाद उनके उत्तर जल्दी लेने चाहिए। उनको कहें जल्दी अगले 5-7 दिन में आप बताओ, क्योंकि ये ऐसी इंक्वायरी तो पाकिस्तान में होती नहीं कि 1 महीना चले। कितना भरोसा है उन उत्तरों पर, ये वो कह रहे हैं कि हम सुशांत नहीं, हम ये सोच के चलें कि बिल्कुल भरोसा नहीं है, लेकिन अगर हमने कुछ सवाल पूछे हैं, वो सवालों का जवाब हम जल्दी से मांगें, और जब तक जवाब नहीं आता फॉरेन सेक्रेटरी की मीटिंग तब तक ना हो। अगर जवाब हमें कुछ मिलता है, आप इन गुड फेथ फेस वैल्यू पर लेके कह रहे चलो एक बार फिर ये कोशिश तो कर रहे हैं, लेट्स सी वेयर इट टेक्स अस, लेकिन क्या चांसेस नजर आ रहे हैं सुशांत आपको? देखिए, पहली बात तो यह है कि पहली बार ही नहीं हो रहा। आपको याद होगा 26/11 के बाद भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की और वहां पर यूसुफ रजा गिलानी की आपस में बात हुई थी। खैर, उसमें यह भी बात हुई थी कि वो आईएसआई के चीफ को भेजेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन यूसुफ रजा गिलानी ने आश्वस्त करवाया था प्रधानमंत्री को, और उस समय उनके विदेश मंत्री भी भारत में थे जब 26/11 के हमले हुए थे, और उन्होंने भी यही आश्वासन दिए थे सारे के सारे, और दुनिया भर में ये दिए थे कि वो आप हमारे साथ शेयर करिए, हम इसमें कार्रवाई करेंगे। और फिर एक कागजी सी कार्रवाई हुई, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। ऑल्दो पाकिस्तान के अंदर एक इन्वेस्टिगेशन भी हुई, इन्वेस्टिगेशन में बहुत पुख्ता उन्होंने सबूत भी इकट्ठे किए, लेकिन वो केस चरमरा सा गया है, खत्म सा हो गया है।
तो मेरे ख्याल वही गोली दोबारा से ना मिले, पहली बात। दूसरी बात, जो सिंह साहब कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन अभी क्योंकि आप एक ऐसी प्रक्रिया में पड़े हुए हैं तो ये एक लिहाज से सुनहरा मौका है टेस्ट करने का कि पाकिस्तान क्या सच्ची में संजीदा है आपके साथ आगे बढ़ने में या नहीं। और वो आपको अगले हफ्ते 10 दिन में ही पता लग जाएगा, क्योंकि अगर आपके पास वो सारे के सारे नंबर हैं जहां पर फोन कॉल्स हुई हैं और पाकिस्तान उस पर कोई आपको मुस्बत जवाब देता है, तब तो आप ये मान सकते हैं कि हाँ ये बातचीत आगे बढ़ेगी। अगर वो ये कहे कि ये नंबर ही यहां पर एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर मेरे ख्याल ये बात वहीं पे खत्म हो जाएगी। नहीं, और जो दूसरी बात कह रहे हैं, और यहाँ पर आरएसएस सिंह आप अपना व्यू दीजिए, जो दूसरी बात कह रहे हैं केसी सिंह कि आप एनएसए की मीटिंग पहले करवाइए, विदेश सचिव की मीटिंग आप पोस्टपोन कर दीजिए भले। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत रखता हूं। दूसरी बात देखिए, पहले हो सकता था वो कहें कि हमारे पास मैकेनिज्म नहीं है, अभी वो नेशनल एक्शन प्लान जारी है, मिलिट्री कोर्ट्स ने 226 लोगों को फांसी दी है, उन लोगों को जो कि ट्राइबल एरिया के हैं, तो हम देखना चाहते हैं कि क्या वही ट्रीटमेंट जो पंजाब के जो ये पंजाब बेस्ड ग्रुप्स हैं उनको एक्सटेंड किया जाता है कि नहीं। तो ये टेस्ट तो दूसरी तुरंत हो जाएगी। तीसरी बात, आप कहें इसका फर्क क्यों पड़ेगा नहीं पड़ेगा, देखिए प्रॉक्सी वॉर केवल कोई पाकिस्तान का प्रिजर्व नहीं हो सकता है। अगर वो परसिस्ट करेंगे प्रॉक्सी वॉर से तो वल्नरेबिलिटी सभी की हैं, उनके अपने फिशर्स हैं, उनके अपने फॉल्ट लाइन्स हैं, और उनका जो चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कि पूरे लेंथ ऑफ पाकिस्तान से ये है, वो कभी भी स्टेबलाइज नहीं, जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा तो वो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता है। अगर पाकिस्तान में मेरी बात लोग सुन रहे हैं और तो इस बात को समझ ले, इसका कॉस्ट बहुत हेवी हो सकता है। लेकिन एक तरफ आप बात करें काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस की, दूसरी बात इसका पॉलिटिकल साइड है। मीम अफजल साहब, आपने पॉइंट रखा था पहले कि अब क्या पॉलिसी है, क्यों बात कर रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा आपका अपॉर्चुनिस्ट लाइन नहीं है? क्योंकि जब आप सरकार चला रहे थे तो हर अटैक के बाद आपने भी बातचीत जारी रखी है, बातचीत का कोई विकल्प नहीं है। देखिए, हमने जब बातचीत जारी रखी है पूरे देश को बता करके किया है, कोई भी काम किया है। कभी हमने देश को अंधेरे में रखकर कोई बात नहीं की। मोदी जी ने जो अचानक अब बातचीत शुरू की थी या वो वहां पहुंचे हैं, वो देश को अंधेरे में रख करके पहुंचे थे। ये फर्क है हमारे अंदर। और दूसरी बात मैं आपको और बता दूं, हम लोगों ने पाकिस्तान से जैसे भी रिश्ते किए हों, हमारा व्यू साफ था। हम पाकिस्तान के नाम पर या पाकिस्तान से दुश्मनी के नाम पर कभी इलेक्शन नहीं लड़े हैं। हमारे लीडरों ने कभी पाकिस्तान के मुखालिफ तकरीरें करके कि हम इनको सबक सिखा देंगे, एक सर की बजाय 10 सर काट के लाएंगे, उस तरह की तकरीरें कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं की। ये फर्क है हमारे अंदर और भारतीय जनता पार्टी में। जो लोग हमको रोजाना चैलेंज करते थे, आज पावर में आने के बाद उनकी एथिक बदल गई है। एथिक जो पावर की होती है वो अलग बोलती है, वो बोल रही है आज। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप अभी मुझसे भी पूछेंगी कि बातचीत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या अभी जो सिंह साहब ने बहुत अच्छा सजेशन रखा है, कांग्रेस पार्टी तो पहले दिन बोल चुकी है ये कि बातचीत सिर्फ और सिर्फ अब आतंकवाद पे और इस हमले पर होनी चाहिए, जो हमारे यहाँ हुई है, जो हमारे यहाँ हमला हुआ है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक तरफ आपकी जो एलाय है शिवसेना, उन्होंने भी बहुत ही एक तीखी टिप्पणी की है इस पूरे बात पर। उन्होंने अपने लेख में तो लिखा है कि मोदी जी की चाय की विजिट बहुत ही महंगी पड़ी है। तो ये तमन्ना खाली शिवसेना की बात नहीं है जी, आरएसएस ने एक बार भी आरएसएस ने एक बार भी प्रधानमंत्री की मुलाकात को वेलकम नहीं किया है, जो कि वेलकम नहीं किया उन्होंने। मैं आरएसएस का व्यू भी जानना चाहता हूँ। थोड़ी देर सुन भी ले, उनका जवाब सुनिए। अब आप थोड़ी देर सुन भी ले, पहले आप अपना व्यू बताइए ना। कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है कि बातचीत ना हो, उसको रोक दिया जाए, या चाहती है कि बातचीत अभी भी हो? बता दिया हमने अपना व्यू। मैं क्या रुख बताया आपने? बातचीत बंद हो जानी चाहिए हमेशा के लिए, और उसके बाद उसको सामने रख के जवाब दीजिए। बातचीत बंद हो जानी चाहिए हमेशा के लिए।
मैंने बिल्कुल नहीं कहा। अपना माइंड क्लियर नहीं, आप खुद कंफ्यूज हैं और बाकी पूरी दुनिया को कंफ्यूज कर रहे हैं। अब आप कृपया सुन लीजिए। बहुत मैंने क्या कहा? अरे आप क्या बात कर रहे हैं? इसका कोई हमने कहा है जो टेरर में से नहीं, जो अभी वाकया हुआ इस पर सबसे पहले बात कीजिए। कौन सी कांग्रेस पार्टी है? वही कांग्रेस पार्टी है। सारी बातें सुनी, आप अपनी उनकी बात सुन लीजिए। अमन सिन्हा ने आपकी सारी बातें सुनी, आप उनका जवाब तमन्ना जी देखिए, आप इतनी सीरियस डिबेट कर रही हैं, मैंने बड़े धैर्य से सुना, हालांकि इनकी बातों में ना कोई दम था ना कोई अर्थ था, तब भी मैं बड़े शांति से सुन रहा था। पर पता नहीं क्यों इतने उतावले हो रहे हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो शर्मिल शेख में जाके सरेंडर करके आए। वहां पे मैं कहना नहीं चाहता क्या कहा हमारे उस समय के प्रधानमंत्री ने। और अभी आपने तमन्ना जी, आपने भाई देखिए, आपके पास कुछ कहने को नहीं होता है ना, तो बीच में मत आप कुछ जाया करिए। मैं आपसे ज्यादा सीरियस बात कर रहा हूं। आप डिबेट को डिट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने माइंड को डिट्रैक्ट कर लीजिएगा, मुझे नहीं कर पाइएगा। जो शर्मिल शेख में सरेंडर करके आए, जो शर्मिल शेख में जो कांग्रेस पार्टी सरेंडर करके आई, आज भारत एक इमर्जिंग सुपर पावर है, पूरी दुनिया एक्नॉलेज कर रही है। आपने तमन्ना जी अभी इसके इंट्रोडक्शन में बोला मोदी जी कि देयर इज अ क्लियर चेंज इन पाकिस्तान पॉलिसी। सर झुका के गए थे ना मिलने के लिए। नहीं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अभी फोन किया और डिनायल नहीं कहा, डिनायल नहीं किया। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ये कहा उन्होंने फोन किया, फैक्ट है, उन्होंने कहा कि आश्वासन मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान जो है भरोसा करना चाहिए। सवाल है, पर ये एक चेंज ऑफ इंटेंट को दिखाता है। और भारत के प्रधानमंत्री ने सख्त कड़े शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी निंदा की। प्रधानमंत्री जी ने पूरी तरह से आपत्ति जताई और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी को स्पष्ट रूप में। छोटा सा ब्रेक। क्या भारत और पाकिस्तान के बातचीत में दरार डालने का एक मकसद था पठानकोट के आतंकवादी हमले के पीछे? इसकी बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत सारी अफवाहें से उड़ रही हैं, लेकिन क्या इसका असर पड़ेगा और नवाज शरीफ के आश्वासन पर हमें कितना विश्वास करना चाहिए, ये सवाल हम लेकर अब आगे बढ़े हैं। आखिरी चरण है पूरे डिबेट का और सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप संक्षेप में जवाब दें ताकि सबको मौका मिले। मेजर जनरल मेहता, कितना ट्रस्ट रखना चाहिए भारत को पाकिस्तान के इस आश्वासन पर? देखिए, हमको पुरानी बातें नहीं करनी चाहिए कि 2008 में क्या हुआ। अभी जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन बदल गई है, पर्सनालिटीज बदल गई हैं। पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ रहा है और इसलिए जो पेशावर में हुआ उसके बाद पेशावर पाकिस्तान का 26/11 है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये अच्छा मौका है कि पाकिस्तान को के साथ ये बातचीत आगे बढ़ाना चाहिए। और जिस तरीके से अभी के लिए जो फॉरेन सेक्रेटरीज की बातचीत है उसको पोस्टपोन करना चाहिए और एनएसएस को मिलकर अभी जो भी हमको पठानकोट से मिलता है उससे अजीत डोवल को ये असेसमेंट बनानी चाहिए कि कितने सीरियस हैं ये और कहां तक ये जो। तो मीम अफजल साहब, आप देखिए कि हमारे पैनल पर सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं इंक्लूडिंग सुशांत जरीन कि आप बातचीत बनाए रखें, एनएसएस की पहले बात करवाइए। तो कांग्रेस पार्टी क्यों इतना नेगेटिव व्यू ले रही है? क्या ऑपोजिशन के सेक के लिए ऑपोजिशन करे कि आपको अपोज करना है इसलिए आप लाइन लेकर आप खड़े हो गए इस मामले पर? आपको इस समय शायद सपोर्ट करना चाहिए सरकार को? तमन्ना जी, मैं बड़ी हैरत हो रही है मुझे। बहुत सारे एक्सपर्ट यहाँ बैठे हुए हैं, मैं रोजाना किसी न किसी चैनल पर 2-2, 3-3 चैनल्स पर आता हूँ। कल एक चैनल, बल्कि 2 चैनल्स पब्लिक ओपिनियन ले रहे थे और लोग उससे पूछ रहे थे कि बातचीत जारी रहनी चाहिए नहीं रहनी चाहिए। आज भी शायद किसी ने ऐसा किया होगा। तो उसमें मेजॉरिटी नहीं बल्कि 60% से ज्यादा लोग कह रहे थे बातचीत नहीं होनी चाहिए। हमारे एक्सपर्ट्स की राय भी हो सकती है, एक अवामी राय भी होती है और भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल हुकूमत चलाती है, एक्सपर्ट के जरिए हुकूमत नहीं चला रही है। मेरा सिर्फ ये कहना है, मैं उसमें भी नहीं जाता। क्या आप कह रहे हैं? मेरा ये मानना है कि माजी के तजुर्बे को सामने रख करके ही आपको काम करना चाहिए था। मैं अभी आ रहा हूँ।
ओपिनियन पोल तय करेगी माफ भारत कीजिए, की फॉरेन ओपिनियन पोल पॉलिसी। मैं तो नहीं करता हूँ घर पर बैठ करके। समस्या न्यूज ये है, चैनल ही तमन्ना करते हैं जी, ना, नहीं, न्यूज ही प्रॉब्लम चैनल ये करते हैं ना। मुझे पता नहीं कौन से न्यूज चैनल करते हैं, लेकिन इस चैनल पर हम सीरियस फॉरेन पॉलिसी की बात मेरी बात पूरी नहीं हुई। जी मीम अफजल साहब, मेरी बात पूरी नहीं हुई। जी, आपने पार्टी का व्यू पूछा है, वो मैंने बताया आपको जी पहले। जी बताइए मीम मैंने अफजल कहा साहब। है कि जो वाकया हुआ है, जो ये हमला हुआ है, इस पर पाकिस्तान से सबसे पहले बातचीत करने की जरूरत है। परसों मैंने कहा था, मैं पार्टी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूं जी, मैंने कहा था कि आप जब नवाज शरीफ साहब से जाकर के मोदी जी सालगिरह पर जाकर मुबारकबाद दे सकते हैं, अचानक बीच में से जाकर के लाहौर उतर सकते हैं, तो टेलीफोन उठा करके बात क्यों नहीं कर सकते नवाज शरीफ से? नहीं तो हुए हैं उनकी बात। मतलब है बातचीत जब हम ये कह रहे हैं तो ओके, अमन सिन्हा जी आपका रिस्पॉन्स। 2 मिनट बचे हैं डिबेट में, आपका रिस्पॉन्स हम रैप करना चाहेंगे कंक्लूजन के साथ। जी अमन सिन्हा जी आपका समस्या ये है, तमन्ना जी समस्या ये है कि कांग्रेस पार्टी खुद कंफ्यूज है और सबको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही है। इतनी देर में ये नहीं बता पाई कि कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमारी सरकार का सवाल है, नवाज शरीफ जी ने फोन किया ये पॉइंटेड और क्वेश्चन फोन है करके अमन सिन्हा जी, आप लोग फॉरेन सेक्रेटरी की बातचीत पर अभी तक फैसला क्यों नहीं ले पा रहे? अमन सिन्हा जी बस एक पॉइंटेड सवाल, आप फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की जो टॉक्स है 15 जनवरी को इस्लामाबाद में, उस पर अभी तक कोई क्लियर व्यू क्यों नहीं बना पा रहे? किस चीज का इंतजार हो रहा है? 10 दिन में बातचीत है, किस चीज का इंतजार हो रहा है? बताइए, कोमिंग ऑपरेशन हो रहा है, बट किस चीज का इंतजार हो रहा है कि तय करने के लिए बातचीत होगी या नहीं? अगर बातचीत होगी और जो भी बातचीत होगी तो सबसे पहले यही मुद्दा उठाया जाएगा। जैसे आज प्रधानमंत्री जी ने, अगर नवाज शरीफ ने फोन किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इमीडिएटली इस बात पे कड़ी आपत्ति जताई, कड़ी निंदा जताई और कहा कि पाकिस्तान को इमीडिएटली एक्ट करना पड़ेगा और जो भी एक्शनेबल इंटेलिजेंस दिया जाएगा उस पर इमीडिएटली डिलीवर करके दिखाना पड़ेगा। अब ये पाकिस्तान के ऊपर है, वो अपनी क्रेडिबिलिटी कैसे बनाता है भारत के साथ और पूरे विश्व के सामने। और जब भी बातचीत होगी, जिस तरह की भी बातचीत होगी, तो सबसे पहले यही मुद्दा उठाया जाएगा भारत की तरफ से। नहीं तो, लेकिन ये आप अभी तक क्यों नहीं तय कर पा रहे कि 15 तारीख को क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल अभी समय एमईए तय करेगा। अभी ऑपरेशन खत्म हुआ है, हमको कंफ्यूज उसके बाद बॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहे हैं और एमईए इस पे एक फॉर्मल व्यू लेके और सबको कम्युनिकेट करेगा और जैसे हमेशा करते आया है हर एक बार में, और बहुत ट्रांसपेरेंटली और बहुत क्रेडिबली क्लियर। हमारा समय डिबेट में समाप्त हुआ है, लेकिन एक बात तो साफ है कि पठानकोट के ऑपरेशन के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत ही डेलिकेट पोजीशन में आ गए हैं। यहां पर किस तरह का स्टेप लेता है पाकिस्तान और सामने से भारत, ये देखना बहुत ही जरूरी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस चर्चा में आज शामिल होने के लिए। नमस्कार।